तो दोस्तों, कास्टअवे डिवा का एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है और हम देखते हैं कि दो बच्चे स्कूल में भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो सबको पूछ रहे होते हैं कि वो जो गुआरा जिस फ़ोन को एडवर्टाइज करती है वो किसी के पास है क्या, पर किसी के पास वो फ़ोन नहीं होता। उतने में हम देखते हैं कि जो एक आइडल होती है, तो आइडल जा रही होती है अपने गाड़ी से, और जो उसका मैनेजर है वो ड्राइव कर रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है और वो कहता है कि उसे याद दिला देना कि उसे एक वीडियो शूट करना है प्रमोशन के लिए, और उसे ये भी कह देना कि हमें उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी रिन्यू करना है। उतने में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको मिल जाता है वो फ़ोन, पर वो एक नए स्टूडेंट के पास में होता है। तो वो नए स्टूडेंट से पूछती है कि क्या मैं ये आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे 1000 वॉन दे दोगे। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे को 2000 वॉन दे दो। और उसके बाद वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे 3000 वॉन दे दो। पर फिर वो लड़की वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। तो जैसे वो लड़का उसे रोते हुए देखता है तो अपना फ़ोन दे देता है और कहता है उसे यूज़ कर लो। और उसके बाद में वो लड़की की फ्रेंड कहती है कि कोशिश करना कि तू सोल के एक्सेंट में बात करो। उसके बाद उसे कॉल आता है। तो जैसे वो कॉल उठाती है तो ये कॉल होता है उसी आइडल का। तो आइडल का नाम होता है युनरान। तो जो युनरान है वो एक रेडियो शो कर रही होती है और रेडियो शो के दौरान वो कॉल करती है। फिर हमें जो को स्टार होता है रेडियो शो का वो इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका नाम है यन रांझू। और जो रांझू है वो कोरिया की टॉप डीवा है और टॉप सिंगर है। इसके जितने भी गाने हैं वो फ़िलहाल म्यूज़िक चार्ट के हमेशा टॉप पे रहते हैं। फिर उसके बाद जो बच्ची है वो कहती है कि मेरा नाम है मोखा। तो इस बच्ची का नाम होता है मोखा और वो बहुत बड़ी फ़ैन होती है रांझू की। कि तभी जो मोखा है वो कहती है कि मैंने आपसे बात कर लिया ना, तो मैं अब चैन से मर सकती हूँ। कि तभी जो लड़का है वो उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम अब चैन से मरने वाली हो, तो तुम्हें अभी मेरे फ़ोन की क्या ज़रूरत। तो उस लड़के का नाम होता है जुंग की हो। और जो जुंग की हो है वो कहता है कि हम मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ये मोनोलॉग होता है, यानी कि खुद में बात करता है। पर मुझे पता नहीं था कि उस साल 2007 के समर में सीज़न चल रहा था। वो तो समर था, पर जो हमारा खुद का अलग अलग सीज़न है वो भी चल रहा था साथ में। तो उसके बाद मोखा अपने दोस्त के साथ चल रही होती है और कहती है कि अगर उसने मुझसे फ़ोन नहीं लिया होता ना, तो मैं गा के सुना देती रांझू को। और जो रांझू है वो मेरा गाना सुन के इतना ज़्यादा इम्प्रेस होती ना कि वो मुझे लेने आ जाती है यहाँ से और मैं बहुत जल्दी एक डिवा बन जाती। तो इसलिए जो मौका है वो डिसाइड करती है कि वो जो एक ऑनलाइन कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि जो इसका जज है वो जज रांझू ही है। तो जो मौका है उसे कैमरा चाहिए होता है, क्योंकि 2007 है तो फ़ोन अभी तक उतने ज़्यादा डेवलप हुए नहीं हैं और किसी के पास कैमरा नहीं होता। अब कि तभी वहाँ से एक लड़का कहता है कि मुझे मालूम है कि किसके पास कैमरा है। फिर हम देखते हैं कि जो कियो है वो काम कर रहा होता है खुद से, वो यानी कि इतनी छोटी उम्र में भी वो काम कर रहा था, यानी कि उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो जो फैक्ट्री में काम कर रहे दूसरे अंकल होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पापा को पता है कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो जो कियो है वो कहता है कि नहीं, प्लीज़ मेरे पापा को मत बताइएगा, क्योंकि मैं अपने पापा के लिए जो पैसे हैं वो जमा कर रहा हूँ जिससे मैं उन्हें गिफ्ट दे सकूँ। ऑब्वियसली ये झूठ बोल रहा होता है, पर जो वो अंकल है वो जाके एक्चुअली में उसके पापा को बता देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बेटे को मत बताना, वो तुम्हारे लिए काम करके तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही कियो के पापा घर पे जाता है तो उसे पीटना शुरू कर देते, कहते हैं कि तुम पैसा जमा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये पैसा क्यों चाहिए, क्या तुमने अपनी मम्मी से बात किया, क्या तुम अपनी मम्मी के पास भागना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कि कियो की बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट होते हैं मार की वजह से, पर वो किसी तरह कपड़े पहनता है और कपड़े पहन के निकल जाता है स्कूल के लिए। तो उसके बाद मोखा को पता चलता है कि जो कियो है, कियो के पास ही डिजिटल कैमरा है, पर उसे शर्म आ रही होती है कि वो कैसे जाके उससे मांगेगी, क्योंकि वो तो फ़ोन की बैटरी देने के लिए भी तैयार नहीं था, तो वो कैमरा क्या देगा। पर फिर भी मौका हिम्मत करती है और जाके उससे बात करती है और कहती है कि प्लीज़ कैमरा ले आओ। फिर उसे पैसे भी देती है। तो जैसे वो पैसे देखता है तो अपना कैमरा ले आता है और फिर बाद में जो मौका है वो सारी सेटिंग्स कर लेती है और फिर अपने कानों के ऊपर डेफोडिल्स लगाती है। तो जो डेफोडिल्स फ्लावर होते हैं वो रांझू के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसके लिए वो लगा लेती है अपने कानों पे। तो कि वो पूछता है मौका से कि वो क्यों ये करना चाहती। तो वो कहती है कि मैं ये जो गाना है वो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी रांझू को। तो वो कहता है उसके बाद, तो वो कहती है कि रांझू को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फिर वापस से पूछता है उसके बाद। तो वो कहती है कि जो उसकी एजेंसी है वो मुझसे बात करने की कोशिश करेगी। फिर वो वापस से कहता है उसके बाद। तो वो कहती है कि मैं सोल जाऊंगी उससे मिलने। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद जो आंसर है वो होता ही नहीं है मौका के पास। तो मौका है वो कहती है कि बस मैं फ्रीज़ हो जाऊंगी जैसे ही मैं मिलूंगी अपनी आइडल से, मुझे बस उनकी जैसा बनना है। उसके बाद वो गाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो गाना शुरू करती है तो जो उसकी वॉइस है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जो कियो है वो भी इम्प्रेस हो जाता है इसकी वॉइस को सुनकर।
तो उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम में खड़े होकर गाने बनाने से कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा अलग अलग लोकेशन पे ले जाता है उसके वीडियो को शूट करने के लिए, और फाइनली जो वीडियो है वो रेडी हो जाता है। तो उसके बाद वो उसे एडिट भी कर देता है उसके लिए, और कहता है कि अगर मैं एडिट कर दूंगा तो तुम्हारा जो वीडियो है वो और अच्छा हो जाएगा। तो बाद में वो एडिटिंग शुरू करता है और अच्छे से एडिट कर देता है उसके वीडियो को। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोका है, मोका के घर पे जो मोका के फादर है वो भी उसे पीट रहे होते हैं, और उसका जो गिटार होता है ना उसे तोड़ देते हैं। कहते हैं क्या तुम्हें स्टार बनना है, तुम स्टार नहीं बन सकती। और उसके बाद उसके जितने भी चीज़ें होते हैं उसे तोड़ फोड़ के रख देते हैं, और कहते हैं तुम्हारी अगर हिम्मत होती है तो पुलिस को कॉल करो और बुला लो। तो उसकी वजह से जो मोका है वो स्कूल नहीं जाती अगले दिन। तो जो कियो है वो कियो देखता है कि मोका नहीं आई है, और जो डेडलाइन है, जो वीडियो सबमिट करने का डेडलाइन है वो आज ही है। तो कियो चाहता है कि वो ये वीडियो सबमिट करे, तो वो मोका को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही वो मोका के घर के पास पहुंचता तो देखता है कि जो मोका है, मोका ने एक्चुअली में कॉल करके बुला लिया होता है पुलिस को। कि तभी हम देखते हैं कि जो कियो के पापा है, कियो के पापा एक्चुअल में पुलिस वाले होते हैं, और कियो के पापा भी तो कियो को पीटते ही है, तो वो क्या ही कर लेंगे। वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स हैं वो मारते भी है। मेरा भी बेटा है, वो भागने की कोशिश करता है घर से, तो मैं भी उसे कभी कभार पीट दिया करता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और जो कियो है वो मिलने जाता है मोका से, और मोका को दे देता है पेन ड्राइव, और कहता है कि ये पेन ड्राइव में ही तुम्हारा म्यूज़िक वीडियो है, और आज रात को 12 बजे तक का टाइम है कि तुम वीडियो सबमिट कर सकती हो। तो उसके बाद टीवी पे जो रांचो है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो जो मोका है वो देखती है उसकी तरफ और कहती है कि मुझे बिल्कुल इसकी तरह बनना था, क्योंकि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो इसको देख के लगता है कि इनके लाइफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा खुश रहती है, तो मुझे भी इनकी तरह ही बनना था। तो उसके बाद जो कियो है वो कियो पेन ड्राइव रख लेता है अपने पास ही, और फिर लेके चला जाता है और खुद ही सबमिट कर देता है इस वीडियो को। और एक्चुअली में जो रांझू है वो वीडियो चेक कर रही होती है, और उसके पास में जो मोका का वीडियो है वो आ जाता है। तो वो सिर्फ मोका के गाना सुनने के लिए हेडफोन लगाती है, और उसे मोका का गाना बहुत अच्छा पसंद आता है। उसके बाद जो रांझू है वो अगले दिन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही होती है, और वो अपने मैनेजर से कह देती है कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं करवाएगी, वो किसी दूसरे एजेंसी के लिए अभी काम करने वाली है। तो जो रांझू है वो कहती है कि मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा एजेंसी ज्वाइन करूँगी। कि तभी उसका मैनेजर कहता है कि क्या मैं आपको एक पैम्पलेट दे सकता हूँ, और ये एजेंसी बहुत छोटी है, क्योंकि ये एजेंसी मेरी है, मैंने ये एजेंसी शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो जो रांझू है वो कहती है कि नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना ऑफ़र तो दो। तो उसके बाद कियो को फ़ोन आता है, क्योंकि कियो ने अपना नंबर डाला होता है वीडियो सबमिट करते वक्त, और कियो को जो एजेंसी है, रांझू की एजेंसी, उसने कॉल किया होता है। तो वो भागते हुए पहुंचता है मोका के पास में, और मोका को फ़ोन देता और कहता है कि ये जो एजेंसी है उसका नाम है शुगर एजेंसी, तो उन्होंने तुम्हें कॉल किया है। पर मोका फ़ोन उठाती है, बात करती है और कहते हैं कि थैंक यू, मैं जीत तो गई पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ आने में। तो जो कियो है वो कहता है कि तुम्हें तो जाना था ना वहाँ पे। तो वो कहती है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है उसने कहा है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे ये बच्चों वाले सपने नहीं रखने चाहिए। पर वो जैसे ही क्लास में जाती है तो क्लास में नीचे बैठ के रोने लगती है। तो उसकी वजह से स्कूल की छुट्टी होती है, तो कियो जाता है और कहता है मोका से कि अगर तुम्हारे पापा फिर से तुम्हें मारते हैं तो मेरे खिड़की के पास आना और हल्के से 2 बार उस पर नॉक करना, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा रांझू तक पहुँचने के लिए। और फिर वही होता है, रात को जो उसके पापा है वो ड्रिंक करके आते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो मोका पहुंच जाती है उसके घर के पास में, और जो कियो है वो उसके लिए कपड़े निकालता है, रेनकोट निकालता है और उसके साथ में भाग जाता है एक्चुअली में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रांझू है वो उसके मैनेजर के नए एजेंसी के साथ में साइन कर लेती है। तो वो पूछता है कि आपने मेरे ही एजेंसी के साथ में क्यों साइन किया, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ का नाम लिखा हुआ है, फिर भी आपने मेरी एजेंसी के साथ में क्यों साइन किया। तो वो कहती है कि क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ही पेपर में आर्टिस्ट लिखा हुआ है, मेरे नाम के आगे आर्टिस्ट, बाकी सब लोग ने मलाई मक्खन मारा हुआ है, पर सिर्फ तुम्हारी एजेंसी ने सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट लिख रखा है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो मोका और कियो है वो दोनों जेजू आइलैंड पे रहते हैं, तो उन्हें या तो शिप लेना पड़ेगा तो फ्लाइट लेना पड़ेगा अगर उन्हें मेन कोरिया में घुसना है तो। कि तभी वो दोनों बच्चे बैठे होते हैं बोट लेने के लिए, कि तभी वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें देख लेते हैं, तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहते हैं कि क्या आपकी बेटी कहीं अकेले जा रही है। और फिर हम देखते हैं ये दोनों बोट में घुस जाते हैं, और जो मोका की जो पापा है वो गाड़ी लेके आ रहे होते हैं बोट के पास। और जो मोका है वो कियो को कहती है कि आपसे मैं तुम्हारे हमेशा ख्याल रखूँगी, क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। और ये भी उसे कहती है कि जो तुम हो, तुम एक अब माइनर हो और एक मैं वर्किंग अडल्ट हो, क्योंकि मेरे पास तो जॉब मिल गया है ना, मैं तो वो एजेंसी के साथ काम करने वाली हूँ। तो जो कियो है, कियो देख लेता है कि मोका के पापा आ रहे हैं। तो जैसे ही वो मोका के पापा को आते हुए देखता है तो उसे ले जाता है और एक कोने में बैठा देता है और कहता है कि तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है। वो एड्रेस बता देता है उसे।
और अपना फ़ोन उसे दे देता है और कहता है कि एक बार तुम वहाँ पे पहुँच जाओगी ना तो तुम अपना नाम चेंज कर लेना, जिससे कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद कि वो बाहर जाता है और उसके पापा को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके पापा से थोड़ी वो लड़ सकता है, पर उसके पापा कियो को बहुत मारते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर बाद में उसे पकड़ के उठाते हैं और फेंक देते हैं उसकी गाड़ी पे। तभी जो मोखा है वो अकेले बैठ के रो रही होती है फेरी में कि, तो उसके पापा है वो बाहर आ जाते हैं उसके रूम के और उसे देख लेते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और जब वो भाग रही होती है तो मोखा के पापा भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर बाद में मोखा रेलिंग के उस तरफ चली जाती है और कहती है कि अगर आप मेरे नज़दीक आए तो मैं कूद जाऊंगी, पर उसके पापा नज़दीक आते ही जाते हैं तो वो फाइनली कूद जाती है वहाँ से। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कियो को। तो जो कियो है वो होता है हॉस्पिटल में और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई होती है उस पर। वो जैसे उठता है तो वो पूछता है कि मोखा कहाँ गई। तो जो उसके पापा है वो कहते हैं कि जो कोस्ट गार्ड है वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो समुद्र है समुद्र में इतना ज़्यादा धुआं है और फॉग है कि वो कहीं नहीं मिल रही। वो और उसके पापा दोनों गायब है। और फिर हम देखते हैं कि जो रांझू है, रांझू वेट कर रही थी मोखा का, पर मोखा नहीं पहुंचती वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं थोड़े दिनों के बाद में जो मोखा का स्कूल है वहाँ पे फूल रख दिया जाता है, यानी कि अज्यूम कर लिया जाता है कि वो मर चुकी है। पर जो मोखा है वो एक आइलैंड पे फंसी होती है, यानी कि वो एक बहुत दूर का आइलैंड होता है, वहाँ पे अकेले पड़ी हुई होती है और उसके आजू बाजू में कुछ नहीं होता और वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। पर जो मोखा है उसे भूख लगा होता है तो वो आइलैंड पे ढूंढती है। तो आइलैंड पे उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, पर वो जैसे जैसे आगे चलते जाती है जंगल की तरफ तो उसे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। वक्त बीतता है और जो कियो है वो देखते देखते बड़ा हो जाता है और फाइनली जब वो एकदम से बड़ा होता है तो उसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर वो हमेशा उसी स्पॉट पे आता है जहाँ पे वो लास्ट बार मौका को मिला था और वो घड़ी की तरफ देखता है। उसके बाद हम वापस से उस आइलैंड पे आ जाते हैं और आइलैंड पे जो मोखा है उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी टाइप बना ली होती है और वहाँ पे वो रहना सीख गई होती है। तो जो मोखा है, मोखा भी बड़ी हो चुकी होती है और वो फिशिंग करके जो अपना पेट है वो पालती है। और तभी जब वो फिशिंग करके बाहर आ रही होती है तभी उस आइलैंड के ऊपर से एक छोटा सा ड्रोन उड़ता है और वो ड्रोन आता है मोका के पास में, पर मोका को मालूम ही नहीं होता कि ये ड्रोन है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सालों से है तो उसे मालूम ही नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे पहुँच चुकी है। और वहीं पे एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे।